लिए हम लेकर आए हैं एक सुनहरी अवसर। जी हाँ, अब अगर आप किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी हालात की वजह से आप घर से बाहर नहीं जा सकती और आप अपने घर के कंफर्ट में ही बैठकर अपनी इनकम बढ़ाना चाहती हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती है, तो अब यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। ट्रेडिंग के ज़रिए आप ये बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए हमारे यूट्यूब के नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल पर विजिट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर विजिट करके आप सारी जानकारी भी ले सकती हैं और हम यही कहेंगे कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें, इसको मिस ना करें। थैंक यू। नमस्कार, भारत की बेटी प्रोग्राम में मैं दीपशिखा अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिंदगी में जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई अच्छा कॉज के लिए हम करना चाहते हैं, तो हमें बेहतर परिस्थितियों या बेहतर समय या बेहतर जगह के चुनाव के लिए सोचना नहीं चाहिए। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जहां भी हैं, आप वहीं से ही अपना योगदान दे सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपके निरंतर जो शुभकामनाएं हैं, ग्रीटिंग्स हैं, आपके हमें मोटिवेट करने के लिए जो मैसेजेस हैं वो हमें निरंतर मिल रहे हैं और जो कि हमें यकीन दिलाते हैं कि जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ाया है वो बिल्कुल ही सही दिशा है। इसमें आपका सहयोग और योगदान जो है वो बिल्कुल हमारे साथ रहेगा। तो मैं बात कर रही थी परिस्थितियों की। हमें इस बेहतर समय या बेहतर जगह के विकल्प को नहीं चुनना चाहिए और इसी सोच को लेकर आज ओवरसीज से हमारे साथ जो हैं हमारी गेस्ट जुड़ रही हैं। यज्ञा मैम हमारे साथ हैं, सो आई वुड लव टू वेलकम यज्ञा मैम अमंग अस। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच दीपशिका। बहुत ही अच्छा लगा आपका आपका इंट्रोडक्शन सुन के इस चैनल के बारे में। मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा जल्दी से देना चाहूंगी। मेरा नाम बिल्कुल यज्ञा वर्मा है। मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, यूएस में। और मैं सेल्स फोर्स, एक सीआरएम सोल्यूशन कंपनी है, आई होप मोस्टली लोग जानते होंगे। वहाँ पे मैं एज एन अकाउंट पार्टनर डायरेक्टर का रोल है मेरा। और ये रोल जो है ये पर्टिकुलरली सेल्स में है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सीआरएम सॉल्यूशन के प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल करने का काम हमारा होता है। और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, जैसे कैपिटल वन, क्रेडिट स्विस, मोस्टली बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी। तो ये मेरे कस्टमर्स हैं। जी। सो मैम, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कहा, आप वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड आपने कैसे जो है वो टाइम मैनेजमेंट किया होगा और हमारे लिए आपने टाइम निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जरूर जानना चाहूंगी मैम कि जैसे आपने बताया आप वहां पर हैं और जिस प्रोफाइल पर हैं, कैसे इस सब की शुरुआत हुई? कहाँ से आपको इसके लिए इंस्पिरेशन मिली? कैसे आपने अपना सफर जो है वो शुरू किया? बिल्कुल, आई थिंक इंस्पिरेशन तो मेरे लिए करियर से ज्यादा लाइफ इंस्पिरेशन मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स से ही मिली। मेरे मम्मी पापा, मैं मैं ग्वालियर बॉर्न हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, इंडिया जी में। जी। और मेरे पापा एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, ही रिटायर्ड लास्ट ईयर। और तो उनका जॉब हमेशा यूपी में रहा। तो हम लोग हमेशा छोटे छोटे शहरों में रहे हैं यूपी में, महोबा, ललितपुर, उरई। मुझे पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे या नहीं। काफी छोटे शहर है बिल्कुल। यूपी में, तो वहीं हम लोगों की पढ़ाई हुई थी। और लेकिन फिर भी मेरे पापा मम्मी ने हमेशा ये इंश्योर किया कि हम लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। और हम लोग चाहे छोटे शहरों में पढ़े, लेकिन उस शहर के टॉप के कॉलेज में या स्कूल में पढ़े। हमेशा इंग्लिश मीडियम में उन्होंने हमें पढ़ाया, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाया। तो जी मेरे पापा भले ही बहुत ट्रैवल करते थे अपने जॉब के लिए, छोटे शहर से दूसरे सिटी में जाते थे, रोज अप डाउन करते थे। सो इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर हिम। लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ एनेबल किया। और सेम मेरी मम्मी के लिए। तो हम लोग तीन बहनें हैं, आप शायद जानते होंगे। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए किया है। मेरी छोटी बहन डॉक्टर दिव्या है। और सबसे छोटी है, वो लॉयर है। हम तीनों ने ही मतलब अपने इंडिया के कह लीजिए टॉप के इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। तो और इंडिया में स्पेशली तीन लड़कियां, वो भी 30 साल पहले होना इट जी। वॉज नॉट समथिंग विच वॉज इजी। मेरी बिल्कुल मम्मी को आई एम श्योर हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही था, कहीं ना कहीं किसी बिल्कुल। से,
3 बेटियां हैं, क्या होगा, कैसे शादी होगी, मेन फोकस लड़कियों का शादी कैसे होगी। जी लेकिन मेरी मम्मी ना हमेशा बहुत ही स्ट्रेंथ और कहना चाहिए कि दृढ़ दृढ़ शक्ति से ये हम लोगों को बोला है, हमेशा इंकरेज किया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, और वही हम लोगों ने किया। तो आई थिंक हमारी मेरी इंस्पिरेशन स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा से ही है, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में हम लोगों को बनाने के लिए। और आई थिंक अभी हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि वी कैन गिव इट बैक। करियर वाइज हम मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने इंजीनियरिंग करी एचबीटीआई कानपुर से, और जी ये एक यूपीटीए का टॉप का कॉलेज है, तो दैट्स हाउ आई गॉट देयर। मैंने यूपीटीयूज क्लियर किया और उसमें मैंने इंजीनियरिंग की। मुझे बहुत रिग्रेट था मेरा आईटी में नहीं हुआ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने तैयारी करी, मेरा आईटी में नहीं हुआ, मेरा बहुत रिग्रेट था। तो मैंने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपना बीटेक किया। उसके बाद फिर मैं उस मोमेंट में फाइनल ईयर में आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती थी, और इनफैक्ट मेरे पापा चाहते थे कि मैं आईएएस की तैयारी करूं। लेकिन मुझे लगा कि मे बी मुझे अभी अपना करियर सिक्योर करना चाहिए, अगर मेरा आईएएस में नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी। तो इस जी वजह से फिर मैंने एमबीए की तैयारी करी, तो मैंने कैट क्लियर किया, कॉमन एडमिशन टेस्ट। और उसके बाद कैट के बाद इंटरव्यू के बाद मुझे आई थिंक उस टाइम पे 5 या 6, अभी भी 13 आईएम्स है, तो मेरे ऑलमोस्ट 10 या 11 आईएम से कॉल आई थी, और एफएमएस से कॉल आई थी। तो पहले मैंने इनफैक्ट आईएम लखनऊ ज्वाइन किया था, और फिर मैं एफएमएस में वेट लिस्टेड थी, और फिर जब मेरा एफएमएस में क्लियर हो गया 1 हफ्ते बाद, फिर मैंने एफएमएस दिल्ली ज्वाइन किया। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते थे कि आई एम लखनऊ और एफएमएस के कंपैरिजन में बिल्कुल एफएमएस ही क्यों। तो आई एम लखनऊ और एफएमएस का अगर आप आउटपुट देखें, दोनों के जॉब आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पैकेज और सिमिलर डेजिग्नेशन पे मिलेंगे। लेकिन कॉस्ट वाइज अगर देखें तो आई एम लखनऊ की मेरी फीस 20 लाख रुपए थी उस टाइम पे, आई एम श्योर अब बढ़ गई होगी, और एफएमएस की 20 हजार थी। तो कोई कंपैरिजन नहीं था। तो दैट्स व्हेन फिर मैंने एमबीए किया, और उसके बाद मैंने एचसीएल वोडाफोन ज्वाइन करी, एचसीएल ज्वाइन करी, कॉग्निजेंट करी, और फिर अभी मैं सेल्स फोर्स में हूँ। एचसीएल ज्वाइन करने के बाद जब मैंने 2017 में यूएस वीजा लगाया था, और फिर 2017 में मैं यूएस आकर फिर कॉग्निजेंट मैंने ज्वाइन करी थी। कॉग्निजेंट के बाद फिर मैंने सेल्स फोर्स ज्वाइन करी है सेल्स में। तो जब से मैं यूएस आई हूँ तब से मैं फिर पर्टिकुलरली प्रोडक्ट मैनेजर, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजर और फिर सेल्स रोल में रही हूँ। तो नाउ आई एम इन सेल्स। जी सॉरी, थोड़ा जी लंबा मैम। डिस्क्रिप्शन था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, बहुत मैं कहूँ कि बहुत इंस्पायरिंग भी लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे कि आपने बताया, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपने जो फाइनेंशियली भी एक चीज बताई, तो जरूर मैं चाहूंगी कि कुछ बच्चे जो आज इंडिया के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं, जो पढ़ रहे हैं और जिन्हें लगता है कि अगर महंगी पढ़ाई है या बड़ा इंस्टीट्यूट है तो वहीं पे हमें बेहतर, और शायद वो कहीं ना कहीं इसके लिए अपने पेरेंट्स को भी शायद प्रेशराइज भी करते हो, तो ऐसे बच्चों के लिए आप साथ में ही कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से सोच जो है वो होनी चाहिए? नहीं, देखिए, एमबीए के लिए स्पेशली बड़ा, तो इंडिया में 5 इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीए के लिए जो टॉप के हैं। आई जी एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, आई एम लखनऊ, और ये एफएमएस दिल्ली। और उसके बाद आई एम इंदौर आता है, और आई एम के कोझिकोड। तो आप टॉप 7 मान लीजिए। तो आईएम्स के जितने भी आईएम्स हैं सबकी सैलरी फीस एक्चुअली अब काफी ज्यादा हो चुकी है। जी मेरे जी हस्बैंड ने बैंगलोर से किया है, उसने मुझसे 2 साल पहले किया था एमबीए, जी और उस टाइम पे भी 20 लाख थी। तो वो जो अनडाउटेडली आईएम्स के जो आउटपुट है, मतलब आपके जो पैकेजेस लगेंगे, आपकी जॉब लगेगी, वो बाकी कॉलेजेस, बाकी बी स्कूल से काफी 10 मे बी 2-3 टाइम्स ज्यादा ही लगेगी। जी मैं बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन मैं एफएमएस का कंपैरिजन दे सकती हूँ, क्योंकि एफएमएस इज उस लीग में है, इट इज लाइक टॉप 5 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी लेकिन फीस उसकी बहुत कम है, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आता। बाकी सारे आईएम सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं। तो मेरा तो सबको यही एक गाइडेंस है कि अगर आप टारगेट करें एमबीए, टारगेट फॉर द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। इफ यू आर गेटिंग इन आईएम जी अहमदाबाद, ऑफ कोर्स गो फॉर इट। अगर आपको बैंगलोर कैलकाटा तक भी मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट।
IIM लखनऊ और FMS में हाँ आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप पास आउट होते हैं, जब आपका पैकेज लगता है, मेरा बस एक ही सजेशन है, अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करिए कि आप उस बी स्कूल में होने के बाद आप वो आपके पैसे दें। आप स्टूडेंट लोन लें, मेरे हस्बैंड ने स्टूडेंट लोन लिया था, और जी आई थिंक जब जॉब लगी उसके 2 साल के अंदर उसने पे कर दिया। तो स्टूडेंट लोन मिलता है, आपके पैकेज, अब तो इंडिया में पैकेजेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप स्टूडेंट लोन लें और अपने रीपे करें लोन, रादर देन प्रेशराइजिंग योर पेरेंट्स टू पे फॉर योर फीस। जी बिल्कुल, यही और यही मैं चाह रही थी कि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उनका जो ये जो एक माइंड में ये चीज रहती है, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी जरूर उन्हें होनी चाहिए कि आप अगर आपका कॉज अच्छा है, आप पढ़ना चाहते हैं, आपका फोकस है, तो आप हाँ शायद कुछ कम में भी आप वो अपने ड्रीम्स जो हैं वो अचीव जरूर कर सकते हैं। और जैसा बिल्कुल। कि आपने बताया कि आप आपका जो है पहले जो एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो गई कि ये नहीं हुआ। सो गॉड हाँ हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। सो एब्सोल्युटली। बच्चे, मैं जरूर ये भी चाहूंगी कि आप इस चीज पे भी एक मैसेज दें बच्चों को कि कहीं ना कहीं कभी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट नहीं होती, वो निराश हो जाते हैं, या ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया कि कभी हम जब फेल होते हैं, स्पेशली राइट, कई लोग होते हैं, देखिए IIT में स्पेशली सीट्स कितनी हैं, आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 से 3,000 सीट्स हैं, आई डोंट नो, आप शायद बढ़ गई हूँ। आप सोचिए इतना बड़ा कंट्री है, उसमें कम से कम 10 लाख लोग एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो 3,000 लोगों का ही होना है, जी तो बाकी लोगों का, हर किसी का तो हो नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका, अगर आपका IIT में नहीं हुआ तो आपका करियर नहीं बनेगा। मैं अपना एग्जांपल जी लेती हूँ, आई थिंक मैंने अपने करियर में बस एक ही चीज सीखी है, हसल। हसल इन द सेंस कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए, जो हम इंडिया भाषा में बोलते हैं जुगाड़ कह लीजिए या जो भी, उसके लिए कभी हार मत मानिए, इन द सेंस कि चाहे वो 10 लोगों से बात करनी हो या आपको कोई भी तरीका अपनाना हो, अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो बस उस पर माइंड सेट रखिए और वो चीज करिए। आप ये मत सोचिए कि वो, और जैसे गीता में बोला भी गया है, कर्मण्य के वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमेशा ये सोचिए आप अपना कर्म करते रहे, फल की इच्छा मत करिए, और सक्सेस इज ऑलवेज जी देयर। बिल्कुल। ज्यादातर मैंने ये देखा है, लोग ट्राई नहीं करना चाहते ये सोच के कि व्हाट इफ आई फेल, एंड दैट्स द फेलियर। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, यू नॉट टेक द फर्स्ट स्टेप, यू आर फेलिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और मैंने जी तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सेल्स में, मैंने कभी प्री सेल, टिपिकली एक आइडियल सिनेरियो होता है कि आप प्री सेल्स करें तब सेल्स में आए, आई हैड जीरो एक्सपीरियंस, जी जीरो एक्सपीरियंस। जब मैं आई, मुझे कितने, मेरे से 20 साल 25 साल सीनियर लोग मेरे साथ टीम में काम करते थे मेरे लेवल के, मुझे बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि अरे मुझे नहीं आता, बट देन इवेंचुअली यू लर्न। तो अगर मेरा IIT में नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड IIT कानपुर से हैं, मुझे उसी में लगता था कि अरे उसका IIT में हो रखा है, मेरा नहीं हुआ। लेकिन नहीं, इट डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। अगर आपने सोच लिया कि आपको ये काम करना है या आपको ये रोल में आना है, डज नॉट मैटर आपका किस कॉलेज में हुआ नहीं हुआ, इट्स टोटली फाइन। 5 साल जी 7 साल बाद किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किया हो, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर ही आपके प्रोग्रेस डिपेंड करती है, स्पेशली कॉर्पोरेट कल्चर में। जी जी बिल्कुल। और यही हम मैसेज भी देना चाहेंगे जो भी बच्चे देख रहे हैं कि कभी भी डिसहार्टन मत होइए। मे भी जो हो रहा है, कहीं पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो शायद कुछ ही वक्त में आप रियलाइज कर जाएंगे कि आपके लिए ये ही भलाई थी। गिव अप मत कीजिए, लेकिन बिल्कुल। अपना मोराल जो है उसे डाउन मत होने दीजिए। बिल्कुल, और तो मैं बस जरूर। एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि, और आई थिंक ये मैंने अभी सीखा, मे बी इन लास्ट फ्यू इयर्स, अपनी लाइफ में एक मेंटोर जरूर चीज चूज करिए। अगर आपने ये जी सोचा कि अच्छा आपको किस पर्टिकुलर रोल में जाना है, तो उस रोल के स्ट्रीम से किसी एक बंदे को ऐसा चूज करिए जो सक्सेसफुल हो या जो आपको लगता है सक्सेसफुल हो, और डिसाइड अ मेंटोर एंड कीप टॉकिंग टू हिम और हर। बहुत डिफरेंस होता है जब आपसे कोई 10 साल 15 साल बड़ा हो, जो आपको गाइड करे कि ओके मैंने ये गलतियां करी, तुम ये गलतियां अवॉइड करो। वो जी वो डिफरेंस मिलता है अगर आपके लाइफ में कोई एक मेंटोर है तो। जी बिल्कुल। एक जो सही गाइडेंस है, वो सही समय पर अगर आपको हाँ एक सही गाइडेंस
देने के लिए कोई अवेलेबल है तो जरूर उस चीज का आपको बेनिफिट जो है वो लेना चाहिए। और दूसरे की हुई जो गलतियां हैं शायद हम उन्हें दोहराएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में अपनी एनर्जी और अपने जो टाइम है उसको हम बचा सकते एग्जैक्टली। हैं। तो बिल्कुल। मैम, मैं जैसे आपने बताया कि आप 2017 में आपने यूएस मूव किया, सो हाँ, ये कैसे, ये पहले से आपका प्लान था कि आप जाना चाहती हैं, एंड कैसे ये सब जो है बना कि आप जान वहां पे गई? बिल्कुल मेरा इनफैक्ट बिल्कुल प्लान नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरी अरेंज मैरिज है, तो इट टाइज अप टू माय, मेरी शादी से रिलेटेड है ये एक्चुअली। तो मेरी अरेंज मैरिज है, और जब मैं अरेंज मैरिज के लिए प्रोस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट कर भी रही थी, तो मेरा एक क्लियर था कि भाई मुझे यूएस या आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना, और जी जी। मैं अपने इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहती हूँ। बट इट्स हैपन, मेरी शादी हुई और वी वर्कड इन इंडिया फॉर, हम लोगों ने 2-2.5 साल इंडिया में दिल्ली में काम करा। और मेरे हस्बैंड अमेरिकन एक्सप्रेस में है, और फिर 1-2 साल बाद उसको लगा कि नहीं, अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो आपको, अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है जहां हम लोग न्यू जर्सी में रहते हैं। तो उसका ये कहना था कि, उनका ये कहना था कि न्यूयॉर्क आना ही इम्पोर्टेंट है, मेरे रोल के लिए भी और उनके रोल के लिए भी, अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो। अगर आप इंडिया में रहेंगे तो वो हमेशा बैक एंड जॉब में ही आप रहेंगे, एंड देन विच इज फाइन, मतलब वो भी गलत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जी आप अपने बिल्कुल। पेरेंट्स के पास रहेंगे और आप अपना करियर उस तरह से ग्रो करेंगे। बट मे बी हम दोनों ज्यादा एम्बिशियस थे करियर में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी टेक्निकल, मतलब एचसीएल में थी, टेक्निकल रोल तो नहीं है मेरा, लेकिन वहां पे मैं प्रोडक्ट मैनेजर का काम करती है, मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन अगर मुझे सेल्स में आना था, जो कि कोर रेवेन्यू जनरेटिंग रोल है एचसीएल या किसी भी कंपनी के लिए, तो मुझे यूएस ही आना पड़ेगा। तो फिर जी मेरे हस्बैंड ने L1A वीजा लगाया, और मे बी नॉट इन दिस वन, लेकिन किसी और इंटरव्यू में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। मैंने जितने भी, कई से मेरे जूनियर्स आते हैं जो मुझे वीजा के बारे में पूछते हैं, उनको नहीं जी पता जी। होता कि H1B बेटर है या L1A बेटर है। और तो मेरे हस्बैंड ने L1A वीजा लगाया था, क्योंकि वो इंडिया में काम कर रहे थे एज ए मैनेजरियल पोजीशन पे। और L1A वीजा के बाद मैंने HCL से अपना L1B वीजा लगाया था। तो मेरे हस्बैंड और मैं इंटरव्यू में गई, और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो मेरे हस्बैंड यहाँ यूएस में थे, मैं इंटरव्यू में गई, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा वीजा एक्सेप्ट हो ही जाएगा, मैंने प्रोडक्ट मैनेजर रोल में अप्लाई किया था। मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। मैंने अपना पूरा घर का सामान बेच दिया था, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था। मैं यहाँ अकेली थी, मेरे हस्बैंड वहाँ अकेले थे। तो वो एक मोमेंट था, मैं पहली बार अपने जीवन में रोई। मैं शायद अपनी शादी की विदाई पे नहीं रोई, लेकिन उस मोमेंट पे मैं रोई, क्योंकि आई वाज सो हेल्पलेस कि मैं क्या करूंगी अब। मैं, और वो चेन्नई में था, तो मैं चेन्नई में थी अकेली, तो अकेली गई थी। तो फिर मैं वापस आई दिल्ली। मैंने दिल्ली आके तुरंत उसी दिन एचसीएल से रिजाइन किया, और फिर मैंने L2 वीजा लगाया, जो कि एक डिपेंडेंट वीजा होता है L1A के लिए। L2 वीजा लगाया, वो एक हफ्ते बाद इंटरव्यू डेट फिर से आई मेरी, मैं फिर चेन्नई गई, और फिर मैं, वो L2 वीजा अप्रूव हो गया। L2 वीजा यूजुअली हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीजा होता है। अप्रूव हो गया, L2 लगाया, उसके अगले दिन की मैंने फ्लाइट बुक करी, मैं यूएस आई। और चूंकि मैंने एचसीएल से रिजाइन कर दिया था, मेरे पास जॉब नहीं थी। और वो एक महीना, और ऑनेस्टली स्पीकिंग कई लेडीज के साथ यहाँ पे होता है, क्योंकि ज्यादातर लेडीज क्या करती है, डिपेंडेंट वीजा पे ही आती हैं। यहाँ पर मेरे साथ ये था, उल्टा हो सकता था, क्योंकि मैं, मेरा कंपनी मुझे स्पॉन्सर कर रही थी, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था। जी फिर मैं यहाँ जी। आई, मेरे पास जॉब नहीं थी। आई वाज सो शैटर्ड, मुझे लगा कि इंडिया के टॉप के कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आके अगर मेरे पास जॉब नहीं है, हाउ हाउ एम आई गोना फेस द वर्ल्ड। तो वो चीज जो आपने बोला ना, कि इफ यू फेस अ फेलियर और इफ यू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, आपने डिसहार्टन मत होइए। मैंने जी बिल्कुल। मैंने उस एक महीने में जो किया, आई थिंक आई एम स्टिल प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। उस एक महीने में मैंने अपने कॉलेज के सारे एलुमनाइज जो यूएस में थे, सबको रीच आउट किया। आई थिंक मैंने कम से कम 70 लोगों को रीच आउट किया, एलुमनाइज को। मेरे पास विद इन 10-15 दिनों में मेरे पास 6-7 इंटरव्यूज थे, मैंने इंटरव्यूज दिए बहुत सारे कंपनीज के। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे जो पिछले मैनेजर एचसीएल में थे, उन्होंने कॉग्निजेंट ज्वाइन की, और उन्हें मैं पसंद थी, तो उन्होंने मुझे कॉग्निजेंट में 1 महीने बाद फिर से हायर कर लिया यूएस में। तो ओके। मुझे 1 महीने बाद जॉब मिल गई, लेकिन मैंने फिर भी अपने सारे एलम्स को कांटेक्ट करके मैंने एक एलुमनाई मीट सेटअप किया यहाँ पर। तो मैंने 3 महीने तैयारी करी उस मीटिंग के लिए,
और पूरे यूएस से 150 लोग आए और उन्होंने वो एलुमनाई मीट ज्वाइन करी। और वो दैट वाज लाइक वो पहली मीटअप था जो मेरा कॉलेज 100 साल पुराना है, अभी इसी लास्ट ईयर 100 साल कंप्लीट किया है एचबीटीआई ने। तो 150 लोग आए और वो एलुमनाई मीटअप हुई, और उससे मुझे तो चलो नहीं चाहिए थी तब जॉब, लेकिन जो मेरे जूनियर्स आए उनको कई लोगों को इंटर्नशिप जॉब चाहिए थी, तो एक कनेक्शंस हुए और लोगों को जॉब्स मिली। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, और फिर मैंने जब जॉब मिल गई तभी मैंने कोशिश करी और वो एलुमनाई मीट करी। इट वाज वेरी ह्यूजली सक्सेसफुल। तो हाँ, फिर देन रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन करी और फिर अब मैं सेल्स फोर्स में हूँ। बट या दैट वाज वो मेरा वीजा का जो पर्टिकुलर फेज था, नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया, फिर लगाया। दैट्स हाउ इट वाज। एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि जब तक हमारे सामने टफ कुछ ऐसे चैलेंजेस नहीं आते, शायद हमारी अपनी अंदर की कैपेबिलिटीज का हमें खुद को नहीं पता चलता। ड्यूरिंग बिल्कुल। टफ टाइम्स हमें खुद को रियलाइज होता है कि यस वी वर कैपेबल टू डू दिस। और कहीं ना कहीं से एब्सोल्युटली। जो रास्ते हैं, वही आपने जैसे कहा कि अगर आपका फोकस है और आपकी डिटर्मिनेशन है, तो कहीं ना कहीं से जो रास्ते हैं वो खुद काम माइंड होना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप असल में खुद ही रहेंगे तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। मैम मैं जरूर चाहूंगी, जैसे आजकल हम देखते हैं एक मैं बेसिकली इस वक्त पंजाब में बेस्ड हूँ, तो अपने आसपास भी हम बहुत बार ऐसे सिचुएशंस देखते हैं कि बस बाहर जाने की एक होड़ लगी हुई है। मतलब दे जस्ट वांट टू डू, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग जस्ट टू गो अब्रॉड, कि हमें बाहर जाना है, चाहे जमीन बेच रहे हैं, चाहे मतलब कुछ भी, फॉर एनी कॉज दे जस्ट वांट टू। तो आप एक बार जरूर बताएं कि लाइफ क्या वाकई इतनी आसान है या कितनी डिफिकल्ट है, और किस तरह के आपने बहुत ही कहना चाहिए टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है मुझसे। और कई लोग और कई सारे इंसिडेंट्स भी होते हैं। अगर आपने शायद सुना होगा, अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक एक बहुत बड़ा इंसिडेंट यूएस न्यूज में बहुत ज्यादा था, अमेरिकन न्यूज में, कि गुजरात से एक फैमिली आई और कनाडा कनाडा आई, और कनाडा से वो यूएस बॉर्डर में एंटर करना चाह रहे थे, और वो उस टाइम ठंड चल रही थी। और कनाडा में ठंड अलग लेवल की होती है, मतलब वहां पे अगर सेंटीग्रेड में देखें तो -20 तक टेम्परेचर जाता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी मतलब सरवाइव नहीं कर सकती आउटसाइड टेम्परेचर में। तो वो फैमिली एंटर करना चाह रही थी यूएस में, और इलीगल मीन्स के थ्रू ऑब्वियसली। और उनको जो उनका एजेंट था उसने बीच में छोड़ दिया, और चारों लोगों की डेथ हो गई। मतलब मुझे जो इलीगल मीन्स के थ्रू आते हैं लोग, उनका तो मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ आ भी गए, आप किसी ऑफिशियल जॉब में नहीं लग सकते। आपको हमेशा अंडर द टेबल काम करना पड़ेगा आपको, चाहे रेस्टोरेंट्स में, या मतलब आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर सकते अगर आप इलीगल मीन्स के थ्रू आएंगे। तो बिल्कुल। इलीगल मीन्स के थ्रू तो डेफिनेटली नहीं ही आना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल। ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आके जुगाड़ हो जाएगा या कुछ आप कर लेंगे, आप ये सोचिए कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस में आपकी लाइफ में कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क बिल्कुल। है अगर आप आ रहे हैं इलीगल मीन्स के थ्रू। तो दैट इज अ टोटल नो। किसी को भी इलीगल मीन्स के थ्रू आने का ट्राई नहीं करना चाहिए। और लीगल मीन्स के थ्रू भी जब आप आते हैं, ऑफ कोर्स, तो जो आपने पूछा क्या यहाँ पे लाइफ टफ है, हाँ, लाइफ टफ है, डेफिनेटली टफ है। अगर और इसलिए मैंने वीजा की बात इसलिए पहले बोली थी, क्योंकि दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप H1B वीजा पे आते हैं, अगर अपने ऑफिस के थ्रू आते हैं, या फिर यहाँ आकर आपने ग्रेजुएशन या पढ़ाई करी और फिर H1B, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद भी H1B वीजा ही लगता है। मेजर चैलेंज H1B वीजा का ये है, आज के सिनेरियो में अगर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करें, अगर आपकी कंपनी ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है H1B वीजा के थ्रू, एटलीस्ट 13 से 14 साल का वेट है ग्रीन कार्ड मिलने के लिए। और जो मेरे हस्बैंड ने लगाया था EB1, उसका ऑन द कॉन्ट्ररी आपको 1.5 से मैक्सिमम 2 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है आपके एप्लीकेशन के बाद। तो लाइक अभी हमको जी। ग्रीन कार्ड मतलब, तो द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, अगर आपके पास 15 साल तक ग्रीन कार्ड नहीं है, इट मींस हर बार जब आपका H1B वीजा रिन्यू होगा, एक फ्लक्चुएशन रहेगा कि हो सकता है आपको H1B वीजा ना मिले एंड आपको वापस इंडिया जाना पड़े। तो बिल्कुल। ये कंफर्मेशन हर रिन्यूअल में नहीं होता कि आपका रिन्यू हो ही जाएगा कि नहीं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर 3 साल में रिव्यू होता है, रिन्यू होता है H1B वीजा, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मुझे इतना नहीं पता।
जी लेकिन वो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। तो बट आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नॉट कम, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि दिस इज अ रिस्क फैक्टर कि हर 3 साल बाद रिन्यू होगा। रिन्यू में अगर आपको नहीं हुआ, आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो जी कई लोग ऐसा होते हैं जो 15 साल तक पता चला इंडिया ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको इंडिया भी जाना है, अगर आपका रिन्यू नहीं हुआ है, तो आपको वापस आते टाइम वीजा स्टैंप करवाना पड़ता है। तो लोगों को ये जी लगता है कि अरे स्टैंपिंग में कुछ इशू हो गया, नहीं मिला स्टैंप, तो फिर हम इंडिया में अटक जाएंगे, वी वोंट बी एबल टू कम बैक। तो मैंने देखा है मेरे हम्म फ्रेंड्स जो 15 साल अगर उनको वीजा नहीं मिला, वो अपने घर नहीं गए माँ बाप से मिलने के लिए, और उनके माँ बाप यहाँ नहीं आए, या जो भी आप सोचे, जी 15 साल अब अपनी फैमिली को नहीं देख रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल एक रिस्क फैक्टर मैंने देखा है लोगों का। और उसके बाद अगर आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है, तब तो ऑब्वियसली लाइफ इज गुड। उसके बाद आप 5 साल बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं, और देन यू विल बी अ सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन। लेकिन हाँ, ये एक चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को पता होना चाहिए। और जी बिल्कुल और उससे एक और चीज इम्पैक्ट होती है कॉर्पोरेट कल्चर में, ये एक अनसेड चीज है विच इज नॉट ऑफिशियल। अगर आप H1B वीजा पे हैं, तो वीजा एक्चुअली आपकी कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो चूंकि कंपनी आपकी वीजा स्पॉन्सर करती है, हर कंपनी आजकल, और स्पेशली ट्रम्प एरा में था जब तक जी ट्रम्प मतलब प्रेसिडेंट थे, H1B वीजा स्पॉन्सर नहीं कर रही थी। तो जिनकी सैलरी जो ओके H1B वीजा पे होते हैं, उनको कंपनीज भी कम सैलरीज देती हैं, बिकॉज दे नो कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी जॉब ज्वाइन करने का, या फिर डिफिकल्टी एग्जैक्टली होगी दूसरी जॉब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हर कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो वो बिल्कुल एक चैलेंज होता है। अच्छा, ये तो हो गया करियर के पर्सपेक्टिव से। दूसरा चैलेंज है, आपको यहाँ काम सब कुछ अपने आप करना है, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन खाना, कचरा निकालना, आपका घर है आगे की पीछे की सफाई करना, सब कुछ आपको खुद करना है। या तो आप जी बिल्कुल इतनी सैलरी आपकी ढंग की हो कि अच्छा यू टेक हेल्प, कि आपने नैनीज रख ली। और नैनीज भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे अपने इंडिया में बाई होती है, वैसा बाई वगैरह नहीं होती है। तो मतलब यू हैव टू बी लकी टू फाइंड अ नैनी की जो आपको, ये हाउस हेल्पर जो आपको काम कर दे कि चलो झाड़ू पोछा करने में। लेकिन 95% ऑफ द हाउस होल्ड के जो लोग होते हैं, वो ऐसे हाउस हेल्पर नहीं रखते हैं यहाँ पे, और लोग खुद ही काम करते हैं। और उसके लिए स्पेशली मैरिड कपल के लिए, आई वुड से जो मैरिड कपल आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लेडीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखें अपने हस्बैंड से कि भाई काम दोनों को घर का मिलकर करना होगा। यू कैन नॉट जी एक्सपेक्ट वन पर्सन टू डू ऑल, क्योंकि जी आपके पास इंडिया जैसी लग्जरी नहीं है कि आपके कोई बर्तन धोने वाला आ रहा है, कोई झाड़ू पोछा करने वाला आ रहा है, वो सब कुछ नहीं होता। यू हैव टू डू ऑल ऑन योर ओन। हाँ, बिल्कुल मैम, मतलब जैसे अब यहाँ भी जो कल्चर है वो यही है कि अगर आप, इफ द वाइफ इज वर्किंग, तो बोथ हैव टू शेयर द थिंग्स, दोनों को मिलजुल कर काम करना है, ड्यूटीज भी जो है दोनों को मिलजुल कर करनी है। ये कल्चर जो है, फॉर्चुनेटली यहाँ पर भी ये जो सिस्टम है ये डेवलप हो रहा है। अब लोगों का माइंडसेट जो है वैसा बन रहा है। और बिल्कुल, जब हमने बात शुरू करी है मैम करियर की, हमने प्रोफेशनल उसमें बात करी है, मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह का आपका रूटीन रहता है, कैसे आप दिन की शुरुआत करती हैं, कितना बिजी जो स्केड्यूल है वो आपका रहता है। आजकल मेरी लाइफ बहुत बिजी चल रही है। तो मेरा एक 3 साल का बेटा है, और एक 7 महीने का बेटा है। तो आई एम न्यू मॉम, और मैं अपनी मैटरनिटी लीव से लास्ट मंथ ही वापस आई हूँ अपनी जॉब पे। और पहले जब तक कोविड चल रहा था, तब तक तो सब लोग घर से काम कर रहे थे लास्ट 2 इयर्स में, लेकिन अभी 1 साल से रिटर्न टू ऑफिस भी हो गया है। तो मैं सेल्स फोर्स में हूँ, मेरे हस्बैंड अमेरिकन एक्सप्रेस में हैं, और मेरे हस्बैंड का ऑफिस न्यूयॉर्क में है। तो उनको हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाना होता है। तो मेरा हम दोनों का स्केड्यूल ऐसा है कि मेरे हस्बैंड घर वो 4:30 बजे सुबह उठते हैं, और 5:30 तक वो घर से निकल जाते हैं सुबह, ताकि वो 6:30 तक ऑफिस पहुंच सकें। और फिर वो 4 बजे वहां से निकलते हैं, और 5 बजे तक ताकि वो यहाँ आ सकें। तो सुबह का टाइम जब वो नहीं, जिस दिन वो नहीं है हफ्ते में 3 दिन, उस दिन मुझे सुबह उठना पड़ता है अराउंड 6:30 बजे तक। मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन उसका बैकग्राउंड अलग है कि मेरा बच्चा आजकल रात, मतलब अभी तक तो रात भर नहीं सोता पूरी रात।
तो मैं रात में अगर मैं उसके साथ सो रही हूँ तो मुझे वो 2-3 घंटे रात में जग जाता है उठ के, फिर मैं जगती हूँ उसके साथ। तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके उठूँ। फिर मैं अपने बच्चे को, दूसरा बेटा है, उसको तैयार करती हूँ, उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ सुबह 6:30-7 बजे तक, और उसको 8:30 तक उसके स्कूल ड्रॉप करती हूँ। 9 बजे से मेरा ऑफिस होता है, तो मेरी मेरी नानी है मेरे बेबी के लिए, तो वो मेरे साथ रहती हैं। मेरे पास एक्चुअली 2 नानीज, इसलिए मैंने बताया, जो हाउस होल्ड चोर्स के लिए। तो एक तो नानी बच्चे को देखती है, बेबी को फुल टाइम, और एक और रखी है मैंने हाउस हेल्पर, जो कि मुझे घर के काम में सपोर्ट कर सके, डिशेस लगाना, वैक्यूम करना, और गार्बेज निकालना एंड ऑल दैट। तो वो हेल्प करती है, वो रोज आती है शाम को। तो मैं 9 बजे से मेरा ऑफिस शुरू हो जाता है, और फिर मैं सेल्स में हूँ, तो मेरा जॉब ऐसा है कि मैं रिमोट काम करती हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, जैसे कि कनाडा या शिकागो, या मतलब मैं कहीं भी यूएस में होगा, तो जहां मेरी क्लाइंट मीटिंग होगी मुझे वहां के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी मेरा जॉब स्टार्ट हुआ है मैटरनिटी के बाद, तो अभी मेरा ट्रैवल उतना नहीं हुआ है, अभी मैं 2-3 जगह बस ट्रैवल किया। बट हाँ, मेरा ट्रैवल होगा हफ्ते में एक बार एटलीस्ट। तो फिर बस 9 बजे से काम करना शुरू करते हैं, फिर 5, 5:30 तक काम, फिर बच्चे को सुबह दिन में बीच में फिर लेकर आती हूँ मैं उसके स्कूल से। फिर उसको 5:30 बजे पार्क लेकर जाते हैं, पार्क लेकर दोनों बच्चों को आए, फिर दोनों को खाना खिलाते हैं, फिर नहलाते हैं, सुलाते हैं, और 9 बज जाते हैं तब तक, जब तक सुलाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि मुझे खुद ही नींद आ रही होती है, हम दोनों ही सोने वाले होते हैं, हम दोनों सो जाते हैं फिर। और फिर रात में फिर वही उठता है, फिर मैं उठती हूँ। तो मुझे भी स्लीप स्लीप डिप्रिवेशन चल रहा है अभी मेरा बहुत ज्यादा, मतलब नींद नहीं मिल पा रही है बहुत। और तो फ्रस्ट्रेशन रहता है, काफी फ्रस्ट्रेशन रहता है, वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि नींद अगर नहीं होती, आपकी दोनों बच्चों को देखना है, और बिल्कुल। रहता है। बट आई थिंक हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी नीड नैनी सपोर्ट, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे नहीं है तो। वरना बच्चों को कौन देखेगा अगर दिन के टाइम पे, तो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वी नीड नैनी सपोर्ट। बिल्कुल मैम, जितना बिजी आपका डे रहता है, तो मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि अगर शायद आपको कभी फ्री टाइम मिलता होगा वीकेंड्स पे या कुछ, तो ऐसे फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? क्या हॉबीज कोई अपनी करती हैं पूरी, या क्या करना चाहती हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? कैसे टाइम, अपना फ्री टाइम जो है वो कैसे स्पेंड करती हैं? ऑफ कोर्स वीकेंड्स पे तो हम लोगों को प्लान पहले ही करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं आउटिंग पे लेकर जाएं बच्चों को, स्पेशली समर्स चल रहे हैं यहाँ पर, तो बीच ऑलमोस्ट हर वीक जाते हैं हम लोग। अभी लास्ट वीकेंड हम लोग कनाडा में थे, नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए थे, तो परसों ही आए हैं हम लोग, बल्कि लॉन्ग वीकेंड था यहाँ पे। तो हर वीकेंड पे हम लोग नॉर्मली बीच जाना चाहते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर, बीच बहुत पसंद है उनको। और कोई ना कोई एक्टिविटी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग की फैमिलीज यहाँ नहीं होती, तो वी ट्राई टू मेक फ्रेंड्स एज अ फैमिलीज। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनके साथ कैचअप करना, उनके साथ मीटअप करना, ताकि आपके रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो। ये एक अनसेट चीज है, लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत आए या कुछ काम पड़े, तो चूंकि फैमिली नहीं है, तो फ्रेंड्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर। तो और लेकिन मेरी पर्सनल हॉबी की अगर आप बात करें, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मैंने अपने कॉलेज में 22 से 23 डांस परफॉर्मेंसेस दिए थे जब मैं ग्रेजुएशन में थी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काफी डांस परफॉर्मेंस दिए। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे कॉलेज में एक नेशनल लेवल कंपटीशन था, तो उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। तो मुझे डांस बहुत पसंद है। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ, एक और मदर के साथ मिलके डांस रील्स, तो आई लाइक दैट। वुड लव टू सी यू मैम, वी वुड लव टू सी यू। एंड बहुत अच्छा लगता है देख के कि बिजी अपना इतना आपका लाइफ जो है इतनी हेक्टिक है, फिर भी उसके बावजूद आप अपने लिए जो है वो टाइम निकाल रही हैं अपने आप को। मेरे ख्याल से अपने आप को खुश रखना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं खुश हैं तभी आप बाकियों को जो है उनका ध्यान रख सकती हैं। तो मैम, मैं चलते चलते जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे जो भी बच्चियां हैं, जैसे जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, कहीं ना कहीं वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, या किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किसी सिचुएशंस की वजह से उनको रुकना पड़ता है या अपने मन की नहीं कर पाती, ऐसे बच्चियों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। आई थिंक मैंने कई लोगों को, दूर क्यों जाऊं, मैं अपने घर के, अपने रिलेटिव्स को देखा है, और ये बहुत ही नोन फैक्ट है। लड़कियों को इंडिया में मैं नहीं बोलना चाहती ऐसे, लेकिन हाँ, ज्यादातर जगह उतना बढ़ावा नहीं मिलता कि आप अपने करियर को चूज करें।
हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अच्छा आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपको अच्छे से लड़के को देखकर शादी करनी है। उसके बाद आपका पति डिसाइड करेगा कि आप जॉब कर सकती हैं या नहीं, आपका आगे क्या होना है। उसमें हमारे मम्मी पापा का कोई रोल नहीं होगा, हमारा पति डिसाइड करेगा, या मेरा भी कोई रोल नहीं होगा इनफैक्ट। और ये सबको इन इर्रिस्पेक्टिव सबके साथ यही होता है, चाहे आप अच्छी फैमिली से हो, चाहे आप एवरेज फैमिली से हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई लड़कियां इस प्रेशर प्रेशर कह लीजिए या सजेशन को लेकर सकम कर जाती हैं कि अच्छा ठीक है मैं शादी करूंगी, और फिर विच इज नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है। अब हो सकता है लड़कियों का एक, सबका अपना अपना चॉइस है कि भाई मुझे हाउसवाइफ बनना है, राइट, हर किसी का। लेकिन जो लड़कियां चाहती हैं कि हाँ मुझे अपना करियर में कुछ करना है और मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझको ये चीज अचीव करनी है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फोकस पढ़ाई पे रखें। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने स्कोर्स अच्छे लाए, अगर आपका आउटपुट अच्छा है, आपके पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं कर सकते। आपका अगर आईएएस में सिलेक्शन हो गया है तो आपको लगता है कि आपके माँ बाप बोलेंगे नहीं आईएएस छोड़ के आप किसी से शादी कर लो, नहीं होगा। बिल्कुल हाफ ऑफ द बिल्कुल गर्ल्स, मुझे पर्सनली ये लगता है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम एज वेल, कि दे वो मतलब वो अपना खुद ही इतना इनपुट नहीं देना चाहती, और कि इन्वायरमेंट ऐसा है ये वो। मुझे पर्सनली लगता है कि आप अपनी मेहनत करें, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, अगर माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं इतना, एटलीस्ट फीस दे रहे हैं आपकी, भले ये कह रहे हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन अगर फीस दे रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज करके मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। अगर आपका आउटपुट अच्छा होगा, आपको कोई मना नहीं करेगा आगे जाने के लिए। मना करता है, अगर कोई मना करता है, टेक योर स्टैंड, टेक योर स्टैंड, स्टिक बाय इट। हम मेजर प्रॉब्लम, और ये मेरे साथ भी है, हम लोगों के साथ बचपन से ये सिखाया जाता है, एक सेल्फ डाउट मन में लड़कियों के इतना होता है, क्योंकि हमेशा ये सिखाया गया कि जो मेल मेंबर है घर का वही आपके लिए डिसाइड करेगा कि आप खाना खाओ नहीं खाओ, या मतलब हाँ या ना, क्या डिसीजन आपकी लाइफ में लेना है, आपको बायो लेना है केमिस्ट्री लेनी है, आपके घर का मेल मेंबर डिसाइड करेगा। हम लोगों को इतना डिपेंडेंट बनाया जाता है दूसरों के ऊपर कि हम अपने जीवन के डिसीजन खुद नहीं ले सकते। और इस वजह से हमारे लॉन्ग गोई में हमारी सीजनिंग माइंडसेट की ऐसी हो चुकी है कि हमें मन में इतना सेल्फ डाउट होता है, अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये सही हम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, व्हाट इफ इट इज रॉन्ग, बट बिल्कुल सो व्हाट इफ इट इज रॉन्ग, एटलीस्ट इट इज योर डिसीजन। और ये चीज एक्चुअली लड़कियों के लिए तो है ही, उनके माँ बाप के लिए ज्यादा है, कि अपनी लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि उनके मन में सेल्फ डाउट अपने लिए ना आए। और ये एक बिल्कुल बहुत लिंगरिंग डिसीजन है, ये लिंगरिंग प्रॉब्लम है ये, कि सेल्फ डाउट होना जीवन में बचपन से तो है ही प्रॉब्लम, आगे भी आप 10 साल 20 साल 40 साल की भी हो जाए, 40 साल के लेडीज को भी अगर सेल्फ डाउट है, अगर वो बाहर जाने के बाद ये सोचे कि मैं ये कपड़ा पहनूं कि वो पहनूं, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। जी बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल डाउट, जस्ट किल इट। अपने मन में सेल्फ डाउट हटाइए हटाइए, हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए, स्टिक बाय योर डिसीजन। चाहे आपके लिए, चाहे आपको कोई हाँ ना जो भी कह रहा हो। और जी मेजर प्रॉब्लम ये भी होता है, सोसाइटी आपको ये भी बोलेगा अरे ये लड़की बहुत बोलती है, प्रॉब्लम है, कोई कैरेक्टर डिफॉल्ट होगा, कोई फॉल्ट होगा, ज्यादा बात कर रही है, पक्का ये लड़की तेज है, हाँ हाँ अरे इससे जी तो शादी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बोलती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सब चीजें एक जो हैं जो आपको सीजन करती हैं। है वो ऐसा बन जाता है, लोगों का जो एक माइंडसेट है वो ऐसा बन जाता है कि अगर इस तरह की लड़की है तो वो जज जो है वो किया जाता जज, है हर स्टेज पर। करेक्ट। तो मैं जरूर बच्चियों को यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि अ, अब अगर आप किसी चीज के लिए कन्विंस हैं, आपको लगता है आप सही कर रही हैं, तो हाँ सबसे पहले स्टैंड लीजिए उस पे, फिर ताकि आप जिंदगी में करेंगे और बाकियों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। जरूर सब आपका बिल्कुल हौसला देखकर, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी विल पावर देखकर आपके साथ अपने आप आपका परिवार जो है वो आपको सपोर्ट भी करेगा। चलते चलते बिल्कुल मैम मैं बिल्कुल सही जरूर कहा। चाहूंगी आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने इतना टाइम अपना निकाला, और थैंक यू सो मच। और जरूर मैं जानना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी में आकर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दीक्षा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। और मैं मुझे इसलिए अच्छा ज्यादा लगा क्योंकि आपने ये प्रोग्राम स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए फोकस किया है। और जी जैसा मैंने कहा कि सबको अपने लाइफ में एक मेंटोर या एक गाइडिंग प्रिंसिपल की जरूरत होती है। अगर हमें पता है कि आगे हमें जाकर अगर ये रोल करना है और इसके लिए ये रास्ता है, तो आधी लड़ाई कहना चाहिए वही जीत ली जाती है, बजाय इसके कि मुझे पता ही नहीं कि 10
जगह अगर है तो वहां मैं कैसे और क्या जाऊं। तो बिल्कुल आई थिंक आप इस तरह से अगर आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को, अगर आपने 10 से हर चीज एक रिप्रेजेंटेटिव बताया है कि अच्छा इस रोल करने के लिए आपको इस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए, तो लोगों को एटलीस्ट ये क्लैरिटी होगी मन में कि हाउ टू गो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं यूएस जाना चाहती हूँ नहीं जाना चाहती हूँ जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब, लेकिन अब मुझे पता है कि हाँ इट वाज द राइट डिसीजन टू टेक। तो ये गाइडेंस बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ फैब जॉब फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ इतनी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं बहुत सच्ची आपने शेयर की हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपशिका, थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। बाय।